हेलो बच्चों, आज अध्याय 7 हम प्रारंभ करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के। अध्याय 7 जो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति है और इसको हम बेसिक से एकदम बिल्कुल सीखेंगे। इसके पूरे सूत्र को देखेंगे क्या है। ठीक है, आज यही डिस्कशन होगा। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसके पूरे सूत्र क्या होते हैं, उसी का पूरा क्लियर किया जाएगा। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति है क्या। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है कि निर्देश करने वाले, इसका मतलब है कि निर्देश करने वाले अंक, निर्देश करने वाले बिंदु, जो बिंदु को बताते हैं उसे कहते हैं निर्देशांक। जो किसी बिंदु को उस तल पे बताए कि यह बिंदु कहाँ है, उस तल पे x अक्ष से कितना दूर है वो बिंदु, y अक्ष से कितना दूर है बिंदु, उस बिंदु को जो अंक होते हैं उसे कहते हैं हम निर्देशांक। ज्यामिति का मतलब क्या है कि ज्यामिति का मतलब उसको आप उस तल पे बनाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, यानी कि अपने कॉपी रफ पे उसे आप बनाएंगे। ठीक है, देखिए यह हमने बना दिया x अक्ष, इसे क्या कहेंगे, x अक्ष। बिल्कुल, यह x अक्ष है और इसके किसी भी बिंदु से ऐसे हमने मिला दिया, खींच दिया और x अक्ष पे काट दिया कोई, यह होता है y अक्ष। y अक्ष जहाँ पे ये दोनों काट दिए, इसके निर्देशांक तो पहले 0 0 होते हैं, इसे कहते हैं हम मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझिए आप, मूल बिंदु। अब x अक्ष में ये मूल बिंदु से जो इधर है, जो हम इधर जाएंगे, x अक्ष की धनात्मक दिशा, इधर क्या होती है, x अक्ष की धनात्मक दिशा होती है मूल बिंदु से, और ये x अक्ष से ऋणात्मक दिशा इधर होती है। ये y अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो इसे x, तो इसे x डैश से शो करते हैं, इससे y, तो इसे y डैश से, ऋणात्मक दिशा को y डैश से, y अक्ष के, और x अक्ष की ऋणात्मक दिशा को x डैश से। अब इस चतुर्थांश को, जो y अक्ष की धनात्मक दिशा और x अक्ष की धनात्मक दिशा के बीच का एरिया है, इसे कहते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश यह प्रथम होता है, और जो y अक्ष की धनात्मक और x अक्ष की ऋणात्मक दिशा से मिलकर बनता है यह तल, इसे कहते हैं हम सेकेंड वाला, यानी द्वितीय चतुर्थांश यह होता है। और x अक्ष की ऋणात्मक दिशा y अक्ष की ऋणात्मक दिशा से जो मिलकर बनता है उसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। तृतीय, और x अक्ष की धनात्मक y अक्ष की ऋणात्मक चतुर्थ, यानी कुल कितनी चतुर्थांश में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें जो चतुर्थांश के कुछ हमारे चिन्ह होते हैं। अब इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा, y अक्ष की धनात्मक दिशा, इसमें धनात्मक बिंदु जाएंगे, यानी कि ये वाला x पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव आएगा। x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इसमें क्या, x अक्ष पे माइनस आएगा, y अक्ष पे पॉजिटिव जाएगा, यानी पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, x अक्ष पे माइनस, ऋणात्मक चलेंगे हम, y अक्ष पे भी ऋणात्मक चलेंगे, यानी दोनों नेगेटिव आएंगे, दोनों माइनस होंगे। ऋणात्मक चतुर्थ वाले में क्या, x अक्ष पे धनात्मक, y अक्ष पे ऋणात्मक आएंगे, ये आएगा। ठीक है, यह वाला माइनस प्लस, आप इस अक्ष से हम ये चिन्ह बनाएंगे, x अक्ष की यह धनात्मक, y अक्ष की धनात्मक दिशा, x अक्ष की धनात्मक दिशा, y अक्ष की यहाँ से ऋणात्मक और x अक्ष की यह ऋणात्मक है। इसी से मिलकर निर्देशांक बने। यह आपका क्लास 9 से थोड़ा सा रिलेटेड है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए -3 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में यह बिंदु स्थित है, तो आप क्या देखेंगे, इन चिन्ह को देखेंगे। चिन्ह को देखेंगे, x यह जो है माइनस, x अक्ष पे -3 चला है, x अक्ष पे कितना चला है, -3 चला है। तो x अक्ष के माइनस दिशा पे इधर कहीं 3 चला है, y अक्ष पे पॉजिटिव चला है इधर, तो कहीं ना कहीं इसमें है ये एडजस्ट।
यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में है। किस वाले में है? द्वितीय वाले में है। बात समझ पा रहे हैं आप? इसमें केवल हम निर्देशांक के चिन्हों को देखकर बता देंगे कि कहाँ पर है यह। और पहली चीज़ को हम लोग कहते हैं इसमें भुज, जो x अक्ष पे चली गई दूरी होती है। y अक्ष पे जो चलते हैं हम इसे कहते हैं कोटि। पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि होती है। ठीक है। अगर कह दे कोई -7 -6, बताइए किस चतुर्थांश में है? तो आप देखेंगे माइनस दोनों है, तो इस वाले में आएगा, तीसरे कोऑर्डिनेट में आएगा, या तीसरे चतुर्थांश में बिंदु स्थित है। ठीक है। चलिए, अगर इतना आप समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें जानना क्या है? जानना यह हमें है कि पहला चीज़ कि दूरी सूत्र क्या है। पहला हमें ये जानना है कि दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र जानना है। बीच का दूरी सूत्र हमें जानना है। पहला चीज़ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र हमें यह होता है, आपको बता दें कि यहाँ लिख सकते हैं आप दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को आप ए भी ले सकते हैं, दूरी सूत्र में ए भी ले सकते हैं आप। दूरी नहीं बन पा रहा है। दूरी सूत्र में ए भी लिख सकते हैं आप। x1 - x2 को भी घटा सकते हैं, कोई अंतर नहीं आने वाला है। आप इसमें कुछ भी अंतर आने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। यदि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, अगर 2 में से 5 घटाएंगे तो -3, यानी हमें इसका तो स्क्वायर करना है, तो दोनों की वैल्यू तो सेम आने वाली है। इसलिए आप चाहे x1 में से x2 को घटाइए, चाहे x2 में से x1 को घटाइए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें भी वही चीज़ है, चाहे y1 में से घटा लीजिए, चाहे y2 में से घटा लीजिए, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट में स्क्वायर करना है इसका। ठीक है। अब इसके सूत्र का थोड़ा सा देखिए कि ये आया कहाँ से है, ये कहाँ से आया है। ठीक है। इसको मैं प्रूव करने वाला हूँ। देखिए, हालांकि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया। देखिए, जैसे हमने चलिए हम इधर ही बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे आसान रहेगा बनाना हमारे लिए। यहाँ बना लेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है। अब कोई बिंदु यहाँ ले लीजिए आप, कोई बिंदु यहाँ और यहाँ ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि x1 है, y1 है। इसे कर लेते हैं x2 और y2 कर लेते हैं। इसे हमने कर लिया क्या, x1 y1 ले लिए इस बिंदु को, और इस बिंदु को ले लिए x2 y2। अब इनके बीच की दूरी मुझे बताना है, इनके बीच की दूरी मुझे बताना है कि कितनी है। इसके बीच की दूरी मुझे बताना है कि कितनी है। दूरी सूत्र में तो मुझे यही चाहिए। इस बिंदु का नाम देता हूँ मैं A और इसका नाम देता हूँ B। ये दूरी मुझे बतानी है कि कितनी इस बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो आप देखिए ध्यान से, x1 क्या है, मूल बिंदु 0 0 से x1 जो x अक्ष पे चली गई दूरी है। यानी कि यहाँ से जो दूरी चली गई है यह क्या है हमारी, यह बिंदु यहाँ से यहाँ क्या है हमारा, x1 है, x1। y1 क्या है, मूल बिंदु से जो यह चला गया है ऊपर, ये y1 है। यह जो दूरी चली गई है ये क्या है, y1 है। x2 क्या है, भुज जो है क्या है, यह यहाँ मूल बिंदु से चली गई दूरी है।
x2, इसको आप थोड़ा सा मिला दें नीचे। यह दूरी है, यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की चली गई दूरी x2 है। अब देखिए y2 क्या है, तो y2 इस बिंदु से जो ऊपर चली गई दूरी यह चीज़ है, या ए कह लें आप, इस पे y अक्ष पे चली गई यह क्या है, दूरी है। ठीक है, इसको मिला देते हैं और इसको, चली गई क्या है, दूरी है। यह हमारी क्या निकल गई, y2। तो जितना y2 इधर उतना तो ये भी होगा, यह पूरी क्या हो गई, y2 हो गई। अब आप इसे थोड़ा मिला दीजिए, इसे नाम दे दीजिए आप C, A B और क्या दे दिए हम, C दे दिए। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये डायग्राम हमारा जो बन गया ABC, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बन जाए तो आपके दिमाग में पहली बात ये आना चाहिए कि वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी, और पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस लगाने से पहले हम थोड़ा सा इस भुजा का मान निकाल लेते हैं, और इसका, क्योंकि दूरी हमें ये चाहिए, तो हम यह निकाल लेते हैं कि यह वैल्यू क्या है और ये वैल्यू क्या है, फिर हम इसका निकाल लेंगे। देखिए, अब आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो यह दूरी क्या हुई, पूरे x2 में से ए वाली घटा दीजिए तो ए वाली मिल जाएगी हमें। तो क्या मिली, यहाँ से यहाँ तक दूरी x2 माइनस x1 मिल गई। तो जितनी दूरी है उतना तो वो भी होगी, यानी ए वाली हो गई x2 माइनस x1 हो गई। ठीक है, अब इसे आप देखिए, ये पूरी दूरी क्या है, y2, ये वाली क्या, y1, तो ये भी तो y1, ये भी हमारी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, y1 हो गई। तो पूरी दूरी y2 में से y1 घटा दी तो ये दूरी हमें मिल जाएगी, यानी कि ये दूरी हमारी क्या निकल गई, y2 माइनस y1 हो गई, y2 माइनस y1 हो गई। अब हम क्या ले सकते हैं, देखिए पाइथा त्रिभुज पर लिख लीजिए, त्रिभुज ABC से, ठीक है, क्या करा है, जहाँ पे कोण C क्या है, 90 अंश है, कर लीजिए आप इसे। तो पाइथा गोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भैया AB है ना, AB कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, CB हमने ले लिया है। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी हमें चाहिए, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, देखिए हमने हटा दिया, कौड़ी में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या निकल के आया आपका, AB बराबर क्या निकल के आया, AC का मान मतलब क्या, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस CB का मतलब क्या, CB का मतलब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो हमारी दूरी सूत्र है, यही हमारा दूरी सूत्र करना था, यही में सिद्ध करना था। तो इस तरह से हम दूरी सूत्र को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको अब रब कर देता हूँ, आगे बताता हूँ आपको। दूरी सूत्र हो गया। अब आप देखिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र में आप अगर ये देखिए कि यदि यह कोई रेखा है, इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं x1, यह बिंदु A है और बिंदु B है, इस बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 और इस बिंदु के निर्देशांक है x2 y2 है, निर्देशांक है।
और यहाँ पे कोई बिंदु P है जो इनको M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करती है। M1 और M2 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। तो अगर इस बिंदु के निर्देशांक मुझे चाहिए कि क्या है, x, y मान लेते हैं कि है x, y। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? तो इस बिंदु P के निर्देशांक x और y क्या हो जाएंगे? x, y क्या हो जाएंगे? आप देखिए ध्यान से। इसमें इसका x1 के साथ, इसका x1 के साथ एक बार लेके आएंगे, ठीक है। यानी कि M1 x2 क्या बना हमारा? M1 x2 प्लस यह क्या M2 x1 के साथ M2 x1 अपान इस दोनों का योग, यानी कि M1 प्लस M2 कामा क्या हो जाएगा? अब देखिए इसका फिर एक बार y के साथ, तो क्या हो जाएगा? ये इसका एक बार x के साथ ले ले तो x क्या आ गया, y के लिए चाहिए तो y में कर लीजिए। यानी कि M1 पहले M1 कर ले, चलिए ठीक है। M1 और y2 क्या हो जाएगा? यह फिर यहाँ से ये y2 में आ जाएगा, ठीक है। M1 y2 प्लस अब ये वाला किस में आ जाएगा? y1 में, यानी कि M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ये निर्देशांक बनेंगे हमारे विभाजन सूत्र के। जब कोई भी बिंदु निर्देशांक को M1 और M2 के अनुपात में किसी रेखा को काट रहा है, उस स्थिति में उस बिंदु को हम जानेंगे तो इस सूत्र लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ध्यान दीजिएगा। अगर यही रेखा थी और यह बिंदु x1 y1 है, ए भी कर लेते हैं ए, और इसको कर लेते हैं बी, और ये है हमारा x2 y2 है। अगर इसे कोई बराबर अनुपात में काटे, यानी 1-1, आधा आधा, बिल्कुल मध्य बिंदु काटे, या किस पे काटे? मध्य बिंदु P, बिल्कुल मध्य बिंदु पर काटे, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या होंगे यहाँ पे? तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x है और क्या है? y है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक x y क्या होंगे? देखिएगा ध्यान से। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपान 2, और y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपान 2। यह क्या बनेंगे? हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक बनेंगे। यह भी सेम विभाजन सूत्र पे काम करेगा। कुछ देर के लिए आप इसे अगर M1 मान लेते हैं, ठीक है, इसे मान लेते हैं M2, तो अगर आप रखेंगे इसमें तो सेम आएगी वैल्यू। देखिए जैसे हमने क्या कहा कि M1 x1 के साथ एक बार इधर का इधर और इधर का इधर हो जाता है। अगर ये वैल्यू रखेंगे आप तो सेम यही सूत्र बनने वाला है। रख के आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र हमारे क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 हो जाएंगे इसके लिए। अब एक आ जाता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज
मैं इसको मिटा देता हूँ, इधर ही बताता हूँ, ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं, उसका काम खत्म। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब आप देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में यदि कोई ऐसा है, त्रिभुज ए बी सी है, मुझे अगर इसकी एरिया बतानी है, निर्देशांक मुझे पता हो कि x1 y1 मान लेते हैं इसका, x2 y2 इसका x3 y3 निर्देशांक हो, ठीक है। तो मुझे अगर एरिया बतानी क्षेत्रफल क्या है तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, आप देखिएगा ध्यान से। उसके लिए सूत्र जो बनेगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का जो ये क्षेत्रफल बनेगा, क्षेत्रफल ये क्या बनने वाला है, आप देखिएगा ध्यान से। 1/2 फॉर्मेट आप लिख लीजिए, यक्स, ठीक है, y माइनस वाई प्लस यक्स y माइनस वाई, प्लस यक्स y माइनस वाई, ये बनने वाला है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप क्रम कैसे देंगे उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर यहाँ 1 हो, 2 और यहाँ ले लेते हैं 3, 1 2 3, अगर 1 से चलें आप तो यह x1 देखिएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगर यहाँ से चल रहे हैं आप, फिर एक बार y2 चलना शुरू करिए यहाँ से, तो 2 3 1, 2 3 1, 2 के बाद 3 फिर 1, बात समझ पा रहे हैं। 2 ख़त्म, 3 पकड़ लीजिए आप, तो 3 1 2, 3 1 2, 3 1 2। देखिए कुछ करना नहीं है आपको, एक बार 1 से शुरू कर दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, फिर क्या 3 1 2, यहाँ से शुरू करेंगे पहली बार, दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार यहाँ से, बिल्कुल आपका क्रम याद हो जाएगा। और ये 3 बार में लिखना है तो एक क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। अब इसी में एक चीज़ आता है कि संरेख होने का प्रतिबंध बताइए। संरेख, 3 बिंदु को संरेख होने का प्रतिबंध क्या है। संरेख होने का प्रतिबंध, तो संरेख होने के लिए प्रतिबंध जो होंगे, प्रतिबंध, ठीक है, संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है सेम होता है कि जो यह 1/2 x1 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह 0 हो जाएगा। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह 0 हो जाएगा। तो वहाँ पे तीनों बिंदुएं क्या हो जाएंगी, हमारी संरेख हो जाएंगी, यानी कोई भी त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित होंगी उस समय में। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो वहाँ पे हमारे संरेख होने का प्रतिबंध सिद्ध हो जाता है। यानी कि संरेख होने के लिए 3 बिंदुओं को उसका क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। तो हम जानेंगे कि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, ठीक है। तो ये हमने आपके कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का हमने पूरा सूत्र बता दिया है। अब आप लगा करके बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं।